जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा ये संपादकीय है, ये हमारे GS1, GS3 कई जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। चाहे निबंध लिखना हो, चाहे आंसर लिखना हो, कहीं पे भी आप इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जनरल टॉपिक है, लेकिन कभी कभी विशेष सवाल जल संकट से पूछा जाता है। GS1 में ख़ास तौर पे, उसमें आप सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ भी एक टॉपिक आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो हमारा टॉपिक है जल संकट से बाधित विकास। यानी जल संकट जो हमें आमतौर पे देखने और सुनने को मिलता है, वो हम प्राकृतिक संसाधन, मानव जीवन पे कैसे हमारे लिए एक चिंता का विषय है, हमारे अस्तित्व पे कैसे संकट ला सकता है, इसके बारे में हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। आज इस टॉपिक को जोड़ा गया है आर्थिक विकास से, कि आपकी जो आर्थिक विकास है उसमें बहुत बड़ी बाधा बन सकती है अगर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है किसी भी समाज और देश को। तो इसी से जुड़ा हुआ हम एनालिसिस देखते हैं। चलिए संपादकीय के विश्लेषण को शुरू करते हैं। अब देखिए, भूमिका हम किस तरीके से शुरुआत करेंगे ताकि हम लगे कि इस टॉपिक के आसपास हम चीज़ों को बरकरार रखे हुए हैं। तो जो घटते जल स्रोत हैं और पानी की जो बढ़ती मांग है, उससे मानव जीवन और आर्थिक विकास में एक अस्थिरता हमें देखने को मिल सकती है, या अस्थिरता में बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि मानव जीवन को भी पानी की ज़रूरत है, हमारे अस्तित्व की बात है। और आर्थिक विकास से ये कैसे अस्थिरता हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, जहाँ पे पानी की ज़रूरत होती ही होती है। चाहे आपके खाद्य के प्रसंस्करण के बाद, फूड के प्रोसेसिंग के बाद, चाहे मशीनों को ठंडा करने की बात हो, या जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट आपके काम की नहीं है बनने के बाद, उसको अगर आपको पानी में बहाना हो, वहाँ भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। मशीन में कोई केमिकल भरना हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत पड़नी ही पड़ती है। तो आगे हम देखेंगे तो हमें और आइडिया लगेगा इस टॉपिक के बारे में। अब बढ़ते जल संकट से अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले क्षेत्रों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, फील्ड हैं, उद्योग हैं जहाँ पर जल संकट की वजह से उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और ये वो क्षेत्र हैं, वो उद्योग हैं जो हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। तो देखिए, एक अपने सामने दिख रहा है पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योग में भी आप समझ रहे होंगे, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है। अब जैसे मान लीजिए, बिल्कुल साधारण भाषा में हम समझें तो हमें जाना है शिमला। अब शिमला जाने के बाद आप रुकेंगे होटल, रेस्टोरेंट कहीं पे, अगर वहाँ पे पानी की व्यवस्था है ही नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है, हमें बाकी ज़रूरतों के लिए हमारे पास पानी ही मौजूद नहीं होगा, तो फिर आप वहाँ क्यों जाएंगे? अगर आप दूर से जा रहे हैं तो वहाँ नहीं जाएंगे। कोई अगल बगल वाला होगा तो सुबह गया, शाम तक वापस आ गया, वो बात अलग है। तो पर्यटन उद्योग को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ आपको नज़र आएगा। दूसरा, कृषि उत्पादन, सीधा सीधा असर है उस पर। पानी, जब बरसात कम हो जाती है तो भी आप देखेंगे खेती पे कितना ज़्यादा असर पड़ता है। तो जब खेती पे असर पड़ेगा तो खेती से जुड़े हुए जो बाकी उद्योग हैं, जैसे मान लीजिए गेहूँ ही अगर फसल सही से ना हो पाए तो आटे में भी कमी आएगी, तो महंगाई वहाँ भी देखने को मिलेगा। पशुपालन, उनके चारा पे भी असर हो सकता है। जल का संकट हो जाएगा तो पशुपालन के लिए भी नुकसान है। उसके अलावा आप देख रहे हैं पशुपालन उद्योग जैसे हो गया, उसके बाद बागवानी, मत्स्य उद्योग, डेयरी उद्योग। तो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जहाँ पर आपको सीधा सीधा जल संकट से असर पड़ता हुआ दिखेगा। अब हम देखते हैं, एक छोटा सा आपका आंकड़ा है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है। आपको इस तरह के आंकड़ों को हमेशा आंसर के बीच बीच में लिखना चाहिए, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। आज दुनिया की 1/3, अगर 1/3 आबादी आप देखेंगे, उसके पास पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं है। तो इससे आपको संकट समझ में आ रहा है कि 33% लोग अगर आज पूरी दुनिया में स्वच्छ जल नहीं पा रहे हैं, तो कितनी बड़ी समस्या है ये जो हमारे सामने चल रही है। अब देखिए, इसके साथ हम प्रीलिम्स के लिए भी कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं और मेंस में भी आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से विश्व जल विकास रिपोर्ट जारी की गई थी, यानी कि वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? इसे 22 मार्च को जारी किया गया था, जब विश्व जल दिवस पड़ता है हर साल। तो 22 मार्च आपका क्या होता है? वर्ल्ड वाटर डे, यानी विश्व जल दिवस। तो ये प्रीलिम्स का पॉइंट हमारा एक तैयार हो गया। अच्छा, विश्व जल दिवस का जो विषय था ये क्या था? शांति के लिए जल जरूरी है। जरूरी मतलब शांति के लिए जल है, जल होना चाहिए शांति के लिए। तो ये आप कहीं ना कहीं देखेंगे इसका थीम था। देखिए, ये पोस्टर है, इसको आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है? यूनाइटेड नेशन वाटर डे
ये जो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे है, विश्व जल दिवस, 22 मार्च को हम ये मनाते हैं। और वाटर फॉर पीस इसका थीम था, यानी शांति के लिए जल होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट इस रिपोर्ट का एक आंकड़ा देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमें ज़्यादा आंकड़े नहीं याद रखने, लेकिन इतने याद रखने हैं कि हम पूरे आंसर की दिशा और दशा दोनों को बदल के रख दें। देखिए, इस रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया था कि जो 2.2 अरब लोगों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल तक पहुंच नहीं है, तो 2.25 अरब लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनके पास बेहतर तरीके से प्रबंधित किया हुआ पेयजल मौजूद नहीं है। और वैश्विक स्तर पर 3.5 अरब लोगों को उचित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि के कारण इन संख्याओं में अभी और वृद्धि होने की उम्मीद है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो असर है ये कितने बड़े स्तर पर है। तभी देखिए, ऊपर हमने पढ़ा था ना कि 1/3 लोगों को स्वच्छ जल पीने के लिए नहीं मिल रहा है दुनिया में। तो 7 अरब के आसपास अगर दुनिया की जनसंख्या है तो 1/3 के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो 2.25 अरब हो गए। वही 2.2 अरब लोगों की बात यहाँ पे की जा रही है। आगे देखते हैं। अब हम थोड़े से चीज़ों को समझते हैं कि ये सब हमें जो जल संकट देखने को मिल रहा है उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, औद्योगिकरण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी ओर तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शहरीकरण अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ती प्रवृत्ति से जल की मांग में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जब इंडस्ट्रीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा बैठाएंगे उनको भी पानी की ज़रूरत बढ़ेगी। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको डैम बनाने पड़ते हैं। उस डैम को आप जब पानी पे बनाएंगे तो वहाँ भी आप पानी का एक हिस्सा मोड़ रहे हैं बिजली के लिए। तो बिजली उत्पादन करना हो औद्योगिकरण के लिए, या सीधा सीधा पानी सप्लाई करना हो, पानी की आपूर्ति करनी हो, जल की आपूर्ति करनी हो ऐसे उद्योगों में जहाँ पे पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि औद्योगिकरण तेज़ी से करने पर आपको जल की भी ज़रूरत तेज़ी से बढ़ेगी, जल की मांग बढ़ेगी। साथ ही शहरीकरण आप तेज़ी से कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहाँ भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब की वजह से जल की मांग में बहुत तेज़ी से इजाफा देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर जब जल की आपूर्ति, पानी का जो सप्लाई है, ये बढ़ा पाने की संभावना भी बहुत सीमित है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बारिश कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है ज़रूरत के हिसाब से, या फिर एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है जिसे इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। पहले की तरह साल भर एक एवरेज में औसतन जो बारिश होती थी उस तरीके से बारिश अब देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी बात, जो आपका भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, वो भी बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। उसकी वजह से भी जो जल की उपलब्धता है उस पर बहुत ही प्रतिकूल असर हमें देखने को मिल रहा है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी कि भूजल स्तर भी लगातार घट रहा है। ऐसे में एक पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति कर पाना बहुत ही नामुमकिन सा लगता है, या फिर बहुत मुश्किल सा लगता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। अब जल संकट जो है वो नागरिकों के पेयजल के नैसर्गिक अधिकार, जो उनका नेचुरल राइट है, देखिए हवा, शुद्ध जल, ये तो आपका पैदा होने के बाद से ही एक नैसर्गिक, एक प्राकृतिक अधिकार है। ये हम और आप एक दूसरे को नहीं देते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो प्रकृति ने ये अधिकार आपको दिया हुआ है कि आपके पास पेयजल, आपके पास पानी हो, आपके पास हवा हो। और ये जल संकट नागरिकों के पेयजल के नैसर्गिक अधिकार को जोखिम में डाल रहा है। साथ ही देश के करोड़ों लोगों की जो जीविका है उसे भी जोखिम में डाल रहा है, उसके लिए भी जोखिम पैदा कर रहा है। अब बात यह है कि एक तो देश में पहले से बेरोजगारी दर इतने उच्च स्तर पर है, ऐसे में अगर जल संकट से बेरोजगारी दर में बेतहाशा वृद्धि होगी तो इसका असर आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होगा। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, समाज में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, समाज में शांति नहीं देखने को आपको मिलेगा, विवाद का देखने को मिलेगा। जैसा अक्सर आपको कावेरी जल को लेके कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में आए दिन खबर सुनने को मिलती है। जल संकट की समस्या भारत में किस कदर है, आइए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ आंकड़े आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। कई बड़े शहरों में जल संकट एक गंभीर चुनौती हो चुकी है। इस तरीके से आप हमेशा लाइन की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ समय पहले अगर आप देखेंगे तो भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो शहर है बेंगलुरु, वो गंभीर जल संकट का सामना कर रहा था। न्यूज़ में भी आपने देखा होगा। तो वहाँ पर स्थिति हो गई थी डे जीरो की। वहाँ डे जीरो जैसे हालात देखने को हमें मिल सकते थे, लेकिन डे जीरो हुआ नहीं। डे जीरो का क्या मतलब है? देखिए, दिन में डे जीरो
यानी कि कोई ऐसा दिन जब पानी बिल्कुल भी नहीं मौजूद होगा, न के बराबर मौजूद होगा किसी शहर में, तो वो डे जीरो की स्थिति में होता है। मतलब उसका जो भूजल का स्तर है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, पानी की सप्लाई आपको आपूर्ति बाहर से करनी पड़ेगी, जल की आपूर्ति के लिए आपको बाहर से प्रबंध करना होगा शहर के। उस शहर की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है जहाँ पर आपको पानी अपने स्तर पे नहीं मिलेगा, आपको पानी बाहर से मंगवाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब कोई भी शहर फंसता है, कोई भी क्षेत्र फंसता है, तो उसे हम डे जीरो जैसे हालात बोलते हैं। अब डे जीरो के बारे में अगर यहाँ पे हम चीज़ों को समझें डेफिनेशन के माध्यम से, तो डे जीरो उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक शहर की जल आपूर्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त होने की भविष्यवाणी की जाती है, जिससे नल सूख जाते हैं और वहाँ पे रहने वाले लोग संकट में पड़ जाते हैं। इस तरीके से आप डे जीरो को लिख सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डे जीरो से आपका क्या तात्पर्य है और इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में विश्लेषण कीजिए या कुछ राह दिखाइए, टिप्पणी कीजिए। इस तरह से सवाल अगर आता है तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डे जीरो शहरों में जो जल आपूर्ति की निर्भरता है वो अन्य साधनों पर हो जाती है। अब हम आंकड़े देखते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट से ये जाहिर होता है कि भारत में हर वर्ष लगभग 2 लाख लोगों की पर्याप्त जल की आपूर्ति न होने से मृत्यु हो जाती है। और विश्व की कुल जनसंख्या का दूसरा एक और आंकड़ा क्या है, देखिए ये एक जनरल सा आंकड़ा है जो आप कहीं भी लिख सकते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 18% भारत में निवास करती है, जबकि भारत के पास सिर्फ 4% जनसंख्या के लिए जल की उपलब्धता है। तो आप समझिए इस चीज़ को कि कितना बड़ा हमारे पास जल की समस्या है। 4% जनसंख्या को हम पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करा सकते हैं, स्वच्छ जल उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन हमारे देश में पूरी दुनिया के 18% लोग रहते हैं, लोग निवास करते हैं। इसका मतलब अगले 14% हमेशा जल की समस्या से जूझते हुए नजर आएंगे। विश्व बैंक की भी एक रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि पिछले वर्ष अगर आप भारत में देखेंगे तो करीब 9 करोड़ लोग स्वच्छ जल तक पहुंच से वंचित रह गए। और ये बहुत बड़ा नंबर है। 9 लाख भी होता तो भी बहुत बड़ा नंबर होता, 90,000 होता तो भी एक अच्छा नंबर होता, लेकिन 9 करोड़ लोग स्वच्छ जल तक पहुंच से वंचित रह चुके हैं पिछले साल, ऐसा विश्व बैंक का कहना है भारत को लेकर। अब हम समझते हैं, अपने उत्तर की तरफ भी समझते हैं। अपने जब उत्तर लेखन करना हो या हमें कारण समझना हो कि जल संकट के पीछे का कारण है क्या, हमने चर्चाएं तो बहुत कर ली, समस्याओं पे बहुत ज़्यादा बातचीत कर लिया। अब जल संकट के पीछे का कारण क्या है हम ये जानते हैं। सबसे पहला कारण, जलवायु परिवर्तन से जो वर्षा चक्र है, जो वाटर साइकिल है, उसमें बदलाव हुआ है। अब उस तरीके से पहले जैसा वाष्पीकरण नहीं होता, कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, बादल नहीं बन रहा है, बारिश उतने बेहतर तरीके से नहीं देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्षा चक्र है ये प्रभावित हुआ है जलवायु परिवर्तन की वजह से। दूसरा, जो अनियोजित तरीके से शहरीकरण हो रहा है उसमें बहुत तीव्र वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। तो जो हमारा शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसके पीछे बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं हो रही है, अनियोजित तरीके से शहरीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो जल के स्रोत थे, जल के भंडार थे, तालाब थे, झील थे, छोटे छोटे तालाब थे, वो सब पाटे जा रहे हैं। तो एक तो ये नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज़, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब जनसंख्या जब बढ़ रही है तो उसका असर जो है आपको जल पे भी देखने को मिलेगा। चौथा, शीतल पेय पदार्थों की निर्माता ये जो कंपनियां हैं, इनके द्वारा अत्यधिक भूजल का दोहन किया जा रहा है और ये भी कहीं ना कहीं जल स्तर या भूगर्भ जल जो है उसके स्तर को नीचे करने में बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभा रहा है। जल विद्युत परियोजनाओं की भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। नदियों पर बांधों का निर्माण हो रहा है। जल संचित कृषि में समुचित प्रबंधन का न होना और पेड़ों की अत्यधिक कटाई, ये सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमें जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब जल से जो उत्पन्न समस्या है सबसे ज़्यादा कृषि को प्रभावित करती है। कैसे? क्योंकि खाद्य उत्पादन जो है उससे घटता हुआ हमें नज़र आता है। अब इसका व्यापक असर आपको देखने को मिलेगा। पहला, जो खाद्य सुरक्षा है उस पर संकट बढ़ जाता है, क्योंकि जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन ही उपलब्ध नहीं होगा तो बहुत सारे जो हमारे आबादी में लोग हैं उनके लिए भोजन उपलब्ध कराना भी हमारे लिए मुश्किल साबित होगा। दूसरी चीज़, जो किसानों की आय है उसमें भी हमें गिरावट नज़र आती है। इससे देश में गरीबी,
असमानता, राजनीतिक स्थिरता की ऐसी आशंकाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं है, भोजन नहीं है। जब भोजन नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में काम नहीं होगा, क्योंकि औद्योगिकरण में कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल रहा है, तो गरीबी आएगी, असमानता देखने को मिलेगा और राजनीतिक अस्थिरता की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं। जल संकट जो है वो पर्यटन स्थलों को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी बात किया था किस तरीके से, क्योंकि जल उपलब्ध नहीं होगा तो आप कहीं होटल रेस्टोरेंट में रुक नहीं सकते हैं। पर्यटन उद्योग में आप कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं। वहाँ की झील, वहाँ के जो आपके तालाब हैं वो कहीं ना कहीं सूखते हुए नज़र आएंगे। कहीं मान लीजिए आपके पक्षी विहार है, पक्षी अभयारण्य है, बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पर अगर जल ही सूख जाएगा, तालाब सूख जाएगा, झील सूख जाएगा, तो पक्षी भी नहीं आएंगे। पक्षी भी नहीं आएंगे तो पर्यटक भी कम आएंगे, जिससे क्या होगा कि स्थानीय लोगों के रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता हुआ नजर आएगा। जल जो है वो आर्थिक विकास के लिए मौलिक स्रोत उपलब्ध कराता है, जो मानव और देश की अर्थव्यवस्था की जीवन धारा है। आवश्यकता इस बात की है आज कि जितना जल्दी हो सके जल के अतार्किक दोहन को रोका जा सके। हम दोहन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके यूज़ पे कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें जल का कोई अब यूज़ ही नहीं करना चाहिए, वरना उसके बिना तुम्हारा जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। लेकिन जो अतार्किक तरीके से हम दोहन कर रहे हैं, शीतल पेयजल कंपनियां हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकाल रही हैं। बहुत जगह पे ऐसा है जहाँ पे हम पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके वेस्टेज को रोक सकते हैं। वैसे अतार्किक दोहन को रोकने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। कैसे? पहला, नए कानून बनाकर जल के दोहन को सीमित करना होगा। दूसरा, जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को आज़ादी के समय से लेकर वर्तमान समय तक के सभी तालाबों, कुओं और छोटी नदियों को शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित करते हुए उनका जीर्णोद्धार करने की योजना बनानी चाहिए। तीसरा तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं? जल आधारित जो उद्योग हैं, कारखाने हैं, शहरी क्षेत्रों में कृषि और बागवानी हेतु अवशिष्ट जल यानी रेसिड्यूरी वाटर के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। तो जहाँ भी आपको लगे कि किसी उद्योग या किसी भी जगह से पानी हमारा निकल गया और वो हम उसको पुनर्चक्रित करके दोबारा फिर से उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो वहाँ हमें ये कोशिश करनी चाहिए ताकि नए पानी के स्रोतों से या नए जल को फिर से हम इस्तेमाल ना करें। जो पुराने जल है पहले उनका भरपूर इस्तेमाल कर लें। चौथा चौथा उपाय किया जा सकता है जल संकट से निपटने के लिए कि सांसदों, विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में कुओं, तालाबों, छोटी नदियों को गोद लेने की पहल करनी चाहिए। पांचवा, जल संरक्षण प्रहरी को नियुक्त करके लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना होगा। आप ऐसे वॉलेंटियर्स खड़ा करिए, ऐसे लोगों को नियुक्त करिए जो जल संरक्षण प्रहरी हों, जिनका काम ये देखना हो कि अरे कोई कोई कहीं पे कुआं, तालाब या किसी झील को तो नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, तुरंत सरकार को रिपोर्ट करे। इसी तरीके से उनको रोजगार भी मिल जाएगा और आपके लिए जल संकट से भी निपटने का एक प्रबंधन हो जाएगा। उसके बाद छठवां, समुचित जल प्रबंधन करने के लिए बजटीय प्रावधान करना होगा। और सातवां, जल कुशल खेती को बढ़ावा दिया जाए कि इसके लिए किसानों को ड्रिप सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन, परिशुद्ध कृषि यानी इफिशिएंट फार्मिंग, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन और कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे जल कुशल कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये सब वो उपाय हैं जो आप लिख सकते हैं आंसर में। तो आज का ये विश्लेषण हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। पीडीएफ के लिए आप लोग जय स्टडी मेन टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा, साथ में इसके लिंक आपको मिल जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।